भारत की यूनाइटेड नेशंस में परमानेंट मेंबरशिप के लिए एक और बड़ी आवाज़ उठी है। भारत की परमानेंट सीट का समर्थन किया है बिजनेसमैन एलॉन मस्क ने। अब आप तो इन्हें जानते ही होंगे, और इन्हें कौन नहीं जानता। ये हैं दुनिया के सबसे अमीर आदमी, अमेरिकन, कैनेडियन और साउथ अफ्रीकन बिजनेसमैन, और ये हैं ट्विटर, टेस्ला, स्टारलिंक और स्पेस एक्स के मालिक एलॉन मस्क। देखिए, एलॉन मस्क पूरी दुनिया में अपने बेबाक अंदाज के लिए बहुत फेमस हैं। जो भी इनके व्यूज़ होते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल हों, स्पोर्ट्स, क्लाइमेट, बिजनेस, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हों, ये बोल्डली उसे प्रेजेंट करते हैं। अब एलॉन मस्क ने कब, कहाँ, कैसे और किस कंटेक्स्ट में भारत के लिए ये बात कही है, चलिए इसे अच्छे से हम समझते हैं। अपने एक्स पोस्ट यानी ट्विटर पोस्ट में एलॉन मस्क ने यह लिखा है कि इंडिया नॉट हैविंग अ परमानेंट सीट ऑन सिक्योरिटी काउंसिल डिस्पाइट बीइंग द मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑन अर्थ इज एब्सर्ड। यानी एलॉन मस्क ने साफ साफ ये बात कही है कि भारत विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाला देश होने के बाद भी अगर परमानेंट मेंबर नहीं है सिक्योरिटी काउंसिल का, तो ये बहुत ही एब्सर्ड बात है, बहुत ही विचित्र बात है। देखिए, ये टारगेट कहाँ कर रहे हैं एलॉन मस्क। एलॉन मस्क सीधे सीधे P5 कंट्रीज़ यानी परमानेंट 5 कंट्रीज़ को टारगेट कर रहे हैं जो यूनाइटेड नेशंस की परमानेंट मेंबर हैं, और जो रिफॉर्म्स की बात तो करते हैं। यानी उनका साफ साफ ये कहना होता है कि हम रिफॉर्म्स चाहते हैं, हम चाहते हैं कि और भी मेंबर्स यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल से जुड़ें एज अ परमानेंट मेंबर, लेकिन उनका इंटेंशन नहीं है। ये क्या है, पेपर कटिंग में हम ये देख पा रहे हैं कि दोज विद एक्सेस पावर्स नॉट गिविंग अप। व्हाट इज UNSC? The United Nations Security Council is one of the 6 principal organs of the United Nations। यानी यूनाइटेड नेशंस जो है, जो एक संस्था है जो पूरे विश्व को मॉनिटर करती है, रेगुलेट करती है अपने नियमों से। इसके 6 अंग हैं, 6 पार्ट्स हैं इसके, और UNSC जो है इसका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, विद इंश्योरिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, यानी ये इंश्योर करता है इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को। रिकमेंडिंग द एडमिशन ऑफ द न्यू UN मेंबर्स टू द जनरल असेंबली एंड अप्रूविंग एनी चेंजेस टू द UN चार्टर। यानी ये रिकमेंड करता है, ये प्रस्तावित करता है किसी भी नए देश, अगर कोई भी नया देश होता है उसे UN में अगर आना है, UN में अगर वो शामिल होना चाह रहा है, तो जो UNSC है, यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल, यही अप्रूव करती है उसे। ठीक है, जनरल असेंबली के थ्रू, और अप्रूविंग एनी चेंजेस टू द UN चार्टर। हमें पता है कि यूनाइटेड नेशंस ने कई चार्टर बनाए हैं कि दुनिया को रेगुलेट कैसे करना है, कुछ ऐसे नियम कायदे जो सभी के लिए बाइंडिंग होते हैं, पूरे दुनिया के लिए। तो ऐसे जो UN चार्टर्स होते हैं, जैसे ह्यूमन राइट्स चार्टर है, इन चार्टर्स को अगर अप्रूव करना है, कोई चेंज करना है, तो इसमें UNSC ही हेल्प कर सकती है। UNSC ही वो संस्था है जो इसमें हेल्प करती है इसको चेंज करने में। यानी ओवरऑल अगर पर्सपेक्टिव में देखें तो ये एक बहुत ही पावरफुल संस्था है पूरे UNSC की। अब बात करते हैं UNSC के पावर्स की। ऑल्दो ये बहुत पावरफुल है, तो समझते हैं कि इनमें क्या क्या पावर्स हैं। देखिए, फर्स्ट है पीस कीपिंग ऑपरेशंस। संयुक्त राष्ट्र जो है, यूनाइटेड नेशंस, वो एक मध्यस्थ की भूमिका में है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे। और अगर दुनिया में कहीं भी किसी भी जगह पे किसी क्षेत्र में अगर कोई विवाद होता है, तो संयुक्त राष्ट्र इसमें मध्यस्थता की भूमिका में रहता है। और संयुक्त राष्ट्र के पास वैसे कोई फोर्सेस हैं तो नहीं, लेकिन फोर्सेस आ कहाँ से जाती हैं, तो फोर्सेस आती हैं इसी के थ्रू। ये जो पीस कीपिंग ऑपरेशन के नाम पे फोर्सेस मंगाता है, दुनिया के जितने भी UN के मेंबर स्टेट्स हैं, सारे देशों से कुछ कुछ रेशियो में, प्रोपोर्शन में अपने पास वो उनकी सेनाएं मंगाता है, और यही कलेक्टिव सेनाएं जो होती हैं, ये बन जाती हैं यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल की फोर्सेस। ये वहीं जाती हैं और पीस कीपिंग फोर्सेस जो होती हैं वो ऑपरेशंस को अंजाम देती हैं। सेकेंड पार्ट है इसका इनैक्टिंग इंटरनेशनल सैंक्शंस, एंड थर्ड है ऑथराइजिंग मिलिट्री एक्शन। किसी देश पर संयुक्त राष्ट्र का सैंक्शन लगना, या फिर ऑथराइजिंग मिलिट्री एक्शन, किसी के ऊपर मिलिट्री एक्शन लेना किसी स्टेट पे, ये दोनों काम यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के। अब बात है सबसे इंपॉर्टेंट, इट इज़ द ओनली UN बॉडी विद अथॉरिटी टू इशू रेजोल्यूशंस दैट आर बाइंडिंग ऑन मेंबर स्टेट्स। ये एक ऐसा UN बॉडी है जिसकी अथॉरिटी जो है वो बाइंडिंग होती है, जो इसके रिजोल्यूशन अगर आ जाएंगे तो वो बाइंडिंग है। आपको ये याद होगा कि नॉर्थ कोरिया और ईरान पे कई प्रकार के सैंक्शंस लगे हुए हैं। हालांकि सैंक्शंस अमेरिका ने अपने दर्जे से लगाए हैं, लेकिन कुछ सैंक्शंस जो हैं वो लगे हैं यूनाइटेड नेशंस के थ्रू, वो सभी को मानना पड़ता है, उसको कोई टाल नहीं सकता, कोई मेंबर स्टेट। तो ऐसे सैंक्शंस जो हैं वो यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के थ्रू ही लगे। देखिए, ये ऑफिस है यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का, और ये न्यूयॉर्क सिटी अमेरिका में है। ये वही ऑफिस है जिसपे 5 परमानेंट मेंबर्स और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स के डेलीगेट्स आकर के बैठते हैं, डिप्लोमेट्स। अब आगे ये मैप देखिए, ये है मैप P5 यानी परमानेंट 5 कंट्रीज़ का। ये वही कंट्रीज़ हैं जो 1945 यानी वर्ल्ड वॉर 2 के ख़त्म होने के बाद जब UN बना, ये कंट्रीज़ तब से उसकी सदस्य हैं। बात कर रहे हैं हम मैप की। देखिए, मैप में सबसे पहले हमें दिख रहा है
नॉर्थ अमेरिका में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी अमेरिका वहाँ पे पूरे कॉन्टिनेंट में सिर्फ इकलौता देश है जो परमानेंट मेंबर है। यूरोप प्रॉपर से अगर हम बात करें तो ब्रिटेन और फ्रांस हैं। यूरेशिया वाले क्षेत्र से अगर देखें तो रशिया है यहाँ पर। हालांकि रशिया एक यूरोपियन सिविलाइजेशन की कंट्री है, लेकिन वो परमानेंट मेंबर है यूरेशिया के क्षेत्र से, उसे मान लीजिए। उससे पहले सोवियत यूनियन था। अब एशिया से देखा जाए तो एशिया प्रॉपर से सिर्फ चाइना ही एक ऐसा देश है जो यहाँ का परमानेंट मेंबर है। ठीक है, इंडिया, ब्राज़ील, जर्मनी और जापान, ये कंट्रीज़ जो हैं वो अभी सोच रही हैं कि उन्हें परमानेंट मेंबर बनना है, हालांकि अभी वो है नहीं परमानेंट मेंबर। अब बात करते हैं रिफॉर्म्स ऑफ द यूएनएससी की, यानी संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद में सुधार की। देखिए, सुधार की बात तो इसमें कई सालों से, कई दशकों से की जा रही है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जब बना, इसका जब गठन हुआ, ये 1945 में हुआ था एक्सिस पावर की हार के बाद। जर्मनी, जापान और इटली की हार के बाद जब ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का गठन हुआ, तो उस समय ये 20वीं सदी की जियोपॉलिटिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा था। अब ये 21वीं सदी में हम प्रवेश कर चुके हैं, यानी इसके बने 75 से 80 साल हो चुके हैं, और आज भी ये उसी समय की जियोपॉलिटिक्स, पॉलिटिकल कंडीशन, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि बिल्कुल इस समय से मेल नहीं खा रही है। इस वजह से इसमें लगातार रिफॉर्म्स की बात की जा रही है कि इसको रिफॉर्म किया जाए, इसको एक्सपेंड किया जाए। और देयर हैव बीन प्रपोजल्स सजेस्टिंग द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू परमानेंट मेंबर्स। बात यहाँ न्यू परमानेंट मेंबर्स की हो रही है, क्योंकि जब यूनाइटेड नेशंस की ये सिक्योरिटी काउंसिल बनी थी, उस समय मुश्किल से 50 से 60 देश ऐसे थे जो आज़ाद थे। आज 190 से ज़्यादा देश हैं जो आज़ाद हैं और संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश हैं। द कैंडिडेट्स यूजुअली मेंशन्ड आर ब्राज़ील, जर्मनी, इंडिया एंड जापान, यानी जो ऐसे सदस्य जिनको कहा जा रहा है कि ये परमानेंट सदस्य, ज़्यादा संभावना इनके बनने की, ये 4 सदस्य हैं। इनको G4 ग्रुप में बोला जाता है। ये हैं जर्मनी, ब्राज़ील, इंडिया और जापान। अब बात करें तो इनकी इकोनॉमीज़ भी ज़्यादा हैं, इनकी पॉपुलेशन भी रिलेटिवली ज़्यादा है, और ये एक ब्रॉडर लेवल पे एक ज़्यादा इवन डिस्ट्रीब्यूशन होगा यूएनएससी की पावर्स का, इसलिए इनका नाम सबसे आगे आता है। दे म्यूचुअली सपोर्ट वन अनदर्स बिड फॉर परमानेंट सीट्स, यानी इन लोगों ने एक ग्रुपिंग बनाई हुई है इन 4 देशों में, जिसमें हमारा भारत भी है। ये एक म्यूचुअल सपोर्ट है, यानी म्यूचुअल सपोर्ट है चारों देशों का आपस में, और इनका ये कहना है कि हम एक दूसरे की बिड को सपोर्ट करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक बन जाएगा एक पीछे रहेगा, चारों ही एक साथ एक दूसरे को समर्थन कर रहे हैं ताकि वो एक साथ ही यूएनएससी के परमानेंट मेंबर्स बन जाएं। देखिए, अब हम इसको मैप से भी समझते हैं। मैप में आपको दिख रहा होगा लेफ्ट साइड में ब्राज़ील आपको दिख रहा है, उसके बाद यूरोप से जर्मनी है, यहाँ जापान है, और ये इंडिया का मैप है। देखिए, इंडिया के मैप में जम्मू कश्मीर को ठीक से नहीं दिखा रहा था, तो इसमें हमने फ्लैग लगा दिया है भारत का। तो इसको देखिए, ये G4 कंट्रीज़ एक दूसरे का समर्थन तो कर रही हैं, लेकिन क्या कोई ऐसा भी है क्या जो विरोध कर रहा है इन 4 देशों का? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा है। ट्रेडिशनली ये विरोध होता है यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस ग्रुप से। ये एक ऐसा ग्रुप है जो इसीलिए बना है कि इन 4 देशों को उसमें परमानेंट मेंबरशिप ना दी जाए। प्राइमरीली ये नेशंस ऐसे हैं दैट आर रीजनल राइवल्स एंड इकोनॉमिक कॉम्पिटिटर्स ऑफ द G4। ये कौन है? ये हैं रीजनल राइवल्स, यानी जो क्षेत्रीय रूप से ये उनके अपोजिट रहते हैं। जैसे इंडिया के केस में ये पाकिस्तान है, जर्मनी के केस में ये कहीं कहीं फ्रांस आ जाता है, या फिर कभी कभी इटली आ जाता है। तो देखिए, इस बात को हम समझते हैं। द ग्रुप इज कंपोज्ड ऑफ इटली एंड स्पेन अपोजिंग जर्मनी, यानी जर्मनी का विरोध करने के लिए इटली और स्पेन है। कोलंबिया और मैक्सिको और अर्जेंटीना ये अपोज करते हैं ब्राज़ील की मेंबरशिप को, और पाकिस्तान अपोज करता है इंडिया की मेंबरशिप को, और साउथ कोरिया अपोज करता है जापान को। देखिए, ये विरोध करने वाली जो कंट्रीज़ हैं, ये ऐसी कंट्रीज़ हैं जो रीजनल राइवल्स हैं और इकोनॉमिक कॉम्पिटिटर हैं, यानी इन्हें ऐसा लगता है कि अगर ये देश परमानेंट मेंबर हो गया तो उस देश को बढ़त हासिल हो जाएगी इनके ऊपर। जैसे हम इटली और स्पेन के केस में समझ सकते हैं, जर्मनी का अगर परमानेंट मेंबर बनना होता है तो इटली इसीलिए अपने लिए खतरा समझ सकता है। कोलंबिया और मैक्सिको के केस में भी सेम है, अर्जेंटीना के केस में। पाकिस्तान जो है वो इंडिया की हर बिड को अपोज करता है। और रही बात साउथ कोरिया की, तो साउथ कोरिया जो है ये जापान की जो हिस्ट्री रही है, ये जापान की हिस्ट्री से बहुत प्रभावित रहा है। इस वजह से भी इसका एक कारण समझा जा सकता है कि ये जापान को अपोज करता है। ठीक है, और एक कारण है जिस वजह से जो परमानेंट मेंबर्स हैं वो कभी नहीं ये अपने मन से चाह रहे हैं, उनकी इंटेंशन नहीं हो रही है कि वो क्यों परमानेंट मेंबर्स दूसरे देशों को बनने दें। इसका सबसे बड़ा कारण है मेंबरशिप में वीटो पावर का। देखिए, वीटो पावर जो है, इट इज़ अ पावर सोलली यूज्ड बाय द परमानेंट मेंबर्स enabling them to prevent the adoption of any substantive draft council resolution।
रिगार्डलेस ऑफ द लेवल ऑफ इंटरनेशनल सपोर्ट ऑफ द ड्राफ्ट। देखिए, अगर कोई भी ड्राफ्ट ऐसा होता है जिसे अगर स्वीकार करना हो, कोई मसौदा स्वीकार करना हो, तो उसमें अगर किसी ने वीटो कर दिया, जो परमानेंट सदस्य हैं P5, मान लीजिए अगर रशिया को कोई चीज़ नहीं पसंद है, कोई ऐसा ड्राफ्ट पास होने वाला है रिजोल्यूशन से जिसे रशिया अपने लिए ठीक नहीं समझता है, तो रशिया उसको वीटो कर देगा। अब भले ही उसके लिए 15 सदस्य वाली UNSC में चाहे कितने ही मेंबर्स का उसमें समर्थन हो, 14 मेंबर्स अगर उसके समर्थन में हो, तो अगर एक परमानेंट मेंबर जो है अगर वही वीटो कर देगा तो 14 लोग एक तरफ और वो अकेला एक तरफ, यानी वो चीज़ पास नहीं होगी। सबसे बड़ा कारण ये है वीटो पावर का। द वीटो इज एक्सरसाइज्ड व्हेन एनी परमानेंट मेंबर, द सो कॉल्ड P5 यानी परमानेंट 5 की बात हो रही है, कास्ट्स अ नेगेटिव वोट ऑन अ सब्सटेंटिव ड्राफ्ट रिजोल्यूशन। वही बात है जो हम अभी कर रहे थे, यानी अगर किसी परमानेंट मेंबर को ये लग रहा है कि ये उसके हित में नहीं है या उसके समर्थन से नहीं हो रहा है, तो वो उसको अपोज कर देगा, और जैसे ही अपोज कर देगा, चाहे उसके पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी हो, कोई मेजॉरिटी हो, वो पास नहीं होगा वो रिजोल्यूशन। अब बात करते हैं इंडिया ऑन परमानेंट UN सीट की, यानी भारत का क्या स्टांस है परमानेंट मेंबरशिप के बारे में। देखिए, हमारे विदेश मंत्री S जयशंकर जी ने काफ़ी पहले कहा था कि इंडिया वुड सून बिकम अ परमानेंट मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, यानी भारत बहुत जल्द सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बन जाएगा। आगे उन्होंने कहा कि वेस्टर्नर्स कैन नॉट कीप देयर डोर क्लोज्ड फॉर इंडिया फॉर लॉन्ग, यानी पश्चिमी देश बहुत समय तक भारत के लिए अपने दरवाजे बंद नहीं रख सकते। यहाँ उन्होंने बात की है सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप और वीटो पावर के लिए। आगे उन्होंने कहा है कि वाइल सेवरल डेवलप्ड कंट्रीज़, यानी बहुत सारी डेवलप्ड कंट्रीज़ जो हैं वो इकोनॉमिक डिस्ट्रेस झेल रही हैं, यानी इकोनॉमिक रूप से वो रिसेशन की ओर जा रही हैं, लेकिन भारत अब भी बहुत तेज़ गति से ग्रोथ कर रहा है। एंड हेंस आगे उन्होंने कहा द UNSC विल बी कंपेल्ड टू प्रोवाइड परमानेंट मेंबरशिप, यानी UNSC जो है वो मजबूर हो जाएगा एक तरह से भारत को अपनी सदस्यता परमानेंट देने के लिए। आगे इसी कड़ी में आप देखें तो एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी हुआ था पिछले कुछ महीनों पहले, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री और अमेरिका के राष्ट्रपति ने एक जॉइंट स्टेटमेंट दिया था। उसमें उन्होंने कहा था कि द नीड टू स्ट्रेंथन एंड रिफॉर्म द मल्टीलैटरल सिस्टम, यानी मल्टीलैटरल सिस्टम है। आप समझिए कि यहाँ क्या बात हो रही है। देखिए, जैसे ही USSR का कोलैप्स हुआ, उसके बाद से जो दुनिया बाईपोलर थी वो यूनिपोलर हो गई, यानी सिर्फ एक ध्रुवी दुनिया बची, वहाँ पर सिर्फ एक सुपर पावर अमेरिका बचा। जैसे जैसे 21st सेंचुरी में हम आगे बढ़ रहे हैं, अमेरिका का पावर धीरे धीरे कम हो रहा है। देश और दुनिया जो हैं वो मल्टीलैटरल सिस्टम की ओर जा रही हैं, यानी मल्टीपोलैरिटी होने वाली है। एक और अमेरिका, एक और रशिया, एक और चाइना, एक और इंडिया, एक और फ्रांस, एक और ब्रिटेन, ऐसे कई देश जो हैं वो रीजनल ब्लॉक्स, रीजनल पावर की तरह से आगे बढ़ रहे हैं। यही है मल्टीपोलैरिटी। तो देश, अब दुनिया वहीं उसी तरफ जा रही है, उसी के बारे में यहाँ बात हो रही है जॉइंट स्टेटमेंट में। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं तो देखते हैं UN चीफ का क्या कहना है। और उन्होंने कहा कि इमीडिएट रिफॉर्म्स की ज़रूरत है यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में। उन्होंने आगे कहा सेइंग और मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस रिफ्लेक्ट अ बाईगॉन एज, यानी अभी के जो संयुक्त राष्ट्र के जो ऑर्गन्स हैं, खासतौर से UNSC की उन्होंने बात की है, वो बाईगॉन एज को दिखा रहे हैं, यानी ऐसे दुनिया को दिखा रहे हैं जो बीत चुकी है, 75 से 80 साल पुरानी दुनिया हो चुकी है। तो इससे हम आगे समझ सकते हैं, इन सारी चीज़ों से हमने अच्छे से समझा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करिए, शेयर और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, जय हिंद।